23 मार्च है आज। तो इस हवाले से आज एम्बेसी में भी एक फंक्शन था, बड़ा अच्छा फंक्शन था, बड़ा सोबर फंक्शन था और उसमें अच्छी खासी तादाद में लोग आए हुए थे। हालांकि रमज़ान का महीना है। उसमें फ्री खिलौने के पार्टी के चेयरमैन और साबका पार्लियामेंट के मेंबर मलिक सिकंदर सदीक साहब भी मौजूद थे अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। तो उसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं, तो हमने कहा कि ये आज के दिन की जो खबरें हैं वो उन्हीं के साथ शेयर करते हैं, उन्हीं से खबरें लेते हैं और अपने सामाइन के साथ, नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। इस वक्त फ्री पार्टी के चेयरमैन मलिक सिकंदर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। मलिक साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर, टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब राजा गफूर अफजल साहब और आपके जितने भी समाईन हैं और नाजरीन हैं, उन सबको मैं दिल की अता गहराइयों से 23 मार्च के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी डेनमार्क कोपनहेगन में एम्बेसी के फ्लैग सेरेमनी में आए उनको भी, और तमाम पाकिस्तानी जो डेनमार्क में बसते हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। आपको भी हम सब अपने सामाईन नाजरीन की तरफ से आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो थोड़ा सा तकरीब के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं, आपने क्या देखा? देखिए, बहुत ही एक खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की गई थी। हिज एक्सेलेंसी शुएब सरवर साहब, एम्बेसडर शुएब सरवर साहब और एम्बेसी की तरफ से, जिसमें फ्लैग सेरेमनी हुई, जिसमें यानी कि परचम लहराया गया और उसके बाद पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान के वजीर आज़म साहब जो हैं उनका मैसेज जो है वो सुनाया गया। और इसके साथ जो एम्बेसडर शुएब सरवर साहब हैं उन्होंने खराज तहसीन कम्युनिटी को पेश करते हुए ये मैसेज दिया कि ये कम्युनिटी जो डेनमार्क में बसती है ये है तो यहाँ पे पाकिस्तान का वजूद है और नाम है और तभी एम्बेसी में रौनकें हैं। तो उन्होंने इसको बड़ी एक पजीराई दी और बड़ी एक खराज तहसीन पेश किया कम्युनिटी को कि वो बड़े खुश हैं इस बात से कि रोज़े के दिन, रमज़ान के महीने में, छुट्टी के दिन जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी बढ़ चढ़ के आई इसमें एम्बेसी में और 23 मार्च का जो प्रोग्राम था उसमें शिरकत की और हिस्सा लिया। उन्होंने साथ में ये भी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा पैगाम था जिसको मैंने मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा कि ये साल जो है ये डेनमार्क और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से 75 ईयर्स है। और मैं समझता हूँ कि उनकी इस मैसेज को हमें अपनी कम्युनिटी में आम करना चाहिए कि डेनिश पाकिस्तानी, हम जैसे, मुझ जैसे जो डेनमार्क की पैदाइश है, जिनका मुल्क डेनमार्क है और जिनके रूट्स पाकिस्तान में है, हमें एक बड़ा किरदार अदा करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों कल्चर को जानते हैं, हम दोनों कल्चर्स को समझते हैं और हमें पाकिस्तान और डेनमार्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान और डेनमार्क की डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, पाकिस्तान और डेनमार्क की ट्रेड रिलेशंस के लिए, पाकिस्तान और डेनमार्क के कल्चरल एक्सचेंज के लिए हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। पहले भी कर रहे हैं और आगे भी मजीद करना चाहिए। तो ये एक उनका मैसेज था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक ये भी बड़ी दिलचस्प सी बात थी कि मुझे याद है हमें हमारे वालिद साहब अल्लाह पाक उन्हें ईमान बख्शे, वो हमें 14 अगस्त के दिन, 23 मार्च के दिन एम्बेसी में लेके जाते थे। छोटे होते थे, करते करते आज मैं देख रहा था वालिद साहब तो चले गए हैं, लेकिन आज मैं अपने बेटे मलिक मिकाइल सिद्दीक को, जिसकी उम्र भी इस वक्त 5 साल है, उसे मैं एम्बेसी में इसी तरह लेके गया था जिस तरह के कभी मेरे वालिद साहब मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाया करते थे। तो मैं अपने जो नाजरीन है, समाईन है, उनको ये बताऊंगा, ये जी आपके सामने आ रहे हैं मलिक मिकाइल सिद्दीक, और आप बेटा अबू के पीछे, कमर के पीछे खड़े हो जाएं। और ये शरारती बच्चे जो है ये हमारे डेनमार्क का, पाकिस्तान का फ्यूचर है। इसे जरा पीछे खड़ा कर लें ताकि इसकी तस्वीर पूरी आ जाए। ये अभी अपने मर्जी से ही खड़ा होगा। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हम जितने भी वालिदैन हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे दिनों में
हम अपने एम्बेसी जो है और ऐसे 23 मार्च के दिन, 14 अगस्त के दिन हम अपने फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आया करें, ताकि ये जो एक रवायत है, जो एक ट्रेडिशन है, जो हमारे बुजुर्गों ने, आप लोगों ने कभी स्टार्ट किया था, ये आगे हमारे बच्चों में, आगे नस्लों में भी चले, ताकि वो अपने रूट्स को मत भूले। एक मशहूर फिलोसफर है, उसने कहा है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, तो आपने कौन सा रास्ता चूज करना है आगे, ये भी आपको नहीं पता हो सकता। तो इसलिए ये है कि आना चाहिए, बच्चों को लेके जाना चाहिए, तभी आपकी जो रूट्स है, आपकी जो शनाख्त है, सकाफत है, वो फिर बरकरार रहती है। एक आखिरी पॉइंट है जो मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से करना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी इस तरह आने से बहुत सारी ऐसी मुलाकातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी दोस्तियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी आपकी वाकफियत होती है, जिनको यकीनन आप अपने जो मसरूफियात की वजह से आपका आमना-सामना नहीं होता। तो ये एक वैसे भी एक मौका होता है कि आपके जो दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, साथी हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। मेरी आज बहुत अरसे बाद मेरे बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही दिल के करीब मेरे अंकल हैं, मेरे दोस्त भी हैं, राजा शनाद साहब, उनसे मेरी आज मुलाकात हुई और उनसे बड़ा आपकी राजा साहब आवाज़ नहीं आ रही। जो राजगान वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं। जो राजगान वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो एल्बस लोन के करता धरता है और जो हमारे कम्युनिटी में बड़ा एक उनका एक रोल है। तो आज बड़े अरसे बाद उनसे उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे मौकों पे आपको फैमिली को और सबको लेके आना चाहिए। ये दिन जो है बड़ी खुशी से, मोहब्बत से मनाना चाहिए। बिल्कुल सिकंदर, आपने बजा फरमाया। कभी देखें ये भी दिन आने थे कि बेटा जो है वो बाप के कंधों पर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है, और इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम में हैं। बस बस फिर ये चीज़ें, ये ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरतियाँ होती हैं और इनको भी एन्जॉय करना चाहिए और इसी तरह बच्चे फिर सीखते हैं। आज ये कंधे पे बैठा हुआ है, फिर ज़रा इसको और सब सोच आएगी और जब शऊर पैदा होगा तो फिर ये बाप के साथ बैठेगा और कभी फिर ये इंशाल्लाह बाप का सहारा बनेगा। ये ज़िंदगी का एक दस्तूर है और इंशाल्लाह। दुनिया का एक दस्तूर है। ये इस तरह फिर सिलसिले चलते हैं। सिकंदर, चलें, ये तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी इस दिन के हवाले से। तो हमने एक इंटरव्यू जो है वो पेश किया था अपने सामाईन और नाजरीन के लिए, और डेफिनेट आपने भी उसको सुना, और उसमें एक फ़ोनी के फोरमैन जो है, नेक्स्ट फोरमैन जो है, वो क्या कह रहे थे, हमारे सामाईन और नाजरीन को बताएं तो सही तफसील क्या है। देखें, फिर मैं आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री भी इसकी बतानी मैं समझता हूँ ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आपको तो आप तो इसका क्योंकि हिस्सा थे, इसलिए आपको तो पता है। आप लेबर यूनियन के यहाँ पे भी आपका आप चिल्स पर्सन भी थे, आपका एक किरदार रहा है और आपका बड़ा इनके साथ एक साथ रहा है। लेकिन जिन हमारे कम्युनिटी के लोगों का इतना लेबर यूनियन से, डेनमार्क की लेबर यूनियन से इतना तल्लक नहीं रहा, उनको मैं बताता चलूँ कि ट्रेडिशनली लेबर यूनियन जो है, वो बहुत एक लेफ्ट विंग के हवाले से आप कह लें, उनकी लेफ्टी सोच है और वो लेबर, माइनॉरिटीज़ और जो वर्किंग क्लास है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने बड़ा अच्छा एक डेनमार्क में किरदार अदा किया। और जो डेनमार्क इस वक़्त वजूद में है, जो एक वेलफेयर स्टेट वजूद में है, उनमें लेबर यूनियन का बहुत बड़ा एक किरदार है। और जिस तरह की आपने देखा कि इनके साथ ट्रेडिशनली सोशल डेमोक्रेट, एसएफ पार्टीज जो थी, मुंसलिक होती थी और इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो करती थी। तो हमने देखा है कि जो माइनॉरिटीज के हवाले से सोशल डेमोक्रेट पार्टी, एसएफ जो पार्टी है, वो लेफ्ट से सेंटर में आ गई है और बल्कि मैं कहूँगा कि फॉरेनर्स के ऊपर जो पॉलिसीज है उस पर राइट पे चली गई है। उसमें कुछ ऐसी लेबर यूनियंस हैं अभी भी जो बेहतरीन रोल अदा कर रही हैं। उसमें से जो एक लेबर यूनियन है वो सुशैल फिरकुआ की है, जिसमें येन हुबी जो है वो नेस्पोमैन है। और उनका पिछले दिनों में एक इंटरव्यू आया है
और मैं समझता हूँ कि मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से, बड़ा लंबा एक इंटरव्यू है लेकिन उसमें जो मेन खुलासा जो है बात का जो उन्होंने किया है वो ये है कि उसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुसलमानों के हवाले से डेनमार्क में, वो निहायत रेसिस्ट किस्म की और जिसे कहते हैं कि फार्मफियंस जो एक कल्चर है वो पैदा हो गया। आपको याद होगा कि हम जब छोटे होते थे, हमारे टाइम से पहले की बात है, उस वक्त जो हमसे बड़े लोग होते थे उन्हें ये कहा जाता था आप एजुकेशन लें और आप जॉब करें, तो फिर आप इंटीग्रेटेड हैं, फिर आप हमारे मुआशरे का हिस्सा है। तो वो ये बात कर रहा था कि इस तरह लगता है कि जिस तरीके से मुसलमान उस गोल को पहुंचते हैं, तो आप आगे इंटीग्रेशन का जो पैमाना है उसको आप वसी कर देते हैं, उसको आप मजीद आगे कर देते हैं। लो भाई, पहले था कि जुबान सीखे, जुबान सीखी तो कहा नहीं अब ये इनफ नहीं है, आप एजुकेशन लें और जॉब करें। जब वो की कहा अब हमें अब तो एक्सेप्ट करो मैं, फिर अब आप लोग कहते हैं नहीं, अब आप अपनी जो वैल्यूज है, शनाख्त है, उसको भी आप फेंके और हमारी शनाख्त जो है उसको आप अपनाएं, तो तब आप इंटीग्रेटेड हैं। कहने का उसका मकसद ये था कि जब भी मुसलमान उस जगह पर पहुंचता है कि जो आप लोग उनसे कहते हैं, तो आप उनको शाबाश नहीं कहते, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते, आप और क्या कहते हैं कंडीशंस लगा देते हैं, अब ये भी करो। उसमें आजकल जो सोशल डेमोक्रेट का एक वेल जो है, जो पार्लियामेंट में होता है, उसने बड़ी एक घिलौनी और बहुत एक खतरनाक बात शुरू कर दी है जो आजकल डिबेट जिस पे चल रही है। उसने ये कहा है कि अब हमें खतरा मुसलमानों के हवाले से ये है कि वो हमारे सिस्टम में रह के हमें इन्फिल्ट्रेट करके वो अपने शनाख्त को अपने कल्चर के हवाले से इंटीग्रेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ, उसको कहते हैं से कि अब हमारे सुशैल गौर की वो होते हैं, अब हमारे कम्यून में लोग काम कर रहे हैं। एक मुसलमान औरत आई है, उसने अपने हस्बैंड से खुला लेना है, तलाक लेनी है, तो वो कहता है कि अब होता ये है कि आप सिस्टम के अंदर बैठ के आप जो ड्यूटी है वो आप सर अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि आप उधर भी बैठ के शरीयत को प्रमोट कर रहे हैं। उधर आप बैठ के अभी इस औरत के खामद को आपने बता दिया, आपकी जो वाइफ है उसने भी कम्यून में आके ये बात की है, तो आप अपने पोजीशन का मिस यूज कर रहे हैं। ये बात अब इन्होंने शुरू कर दी, यानी कि अब इन्होंने देखा है कि हम इनके की पोस्टों पे पहुंच गए हैं, हम मुआशरे का हिस्सा है, तो अब ये नया इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इसी तरह वो कहते हैं कि हॉस्पिटलों में बैठ के, कम्यून में बैठ के, हर तरफ बैठ के हम बेसिकली इनके सिस्टम को और मुल्क को अंदर से खराब कर रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है। ये कभी हिटलर किया करता था यहूदियों के बारे में 1930 में। तो उस हवाले से येन हूपी जो है उसने इंटरव्यू में वाज़ेह अल्फाजों में कहा है कि ये जो वो बात कर रहे हैं और कंस्पिरेसी जो कर रहे हैं, जो थ्योरीज है, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है, ये जो भी पेश करने की इस तरह मुसलमान कर रहा है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हम कुछ मौलवी ब्रदरहुड इजिप्ट में बैठ के, मुस्लिम ब्रदरहुड और दुनिया में मुसलमान जो है वो बैठ के, उनका प्लान ये है कि यूरोप में मुसलमानों को भेजो और उनकी जो वहां के जो लोग हैं उनको कुछ टाइम के बाद गिफ्टिंग हो जाएगी, यानी गोरे खत्म हो जाएंगे और मुसलमान और काले ज्यादा रह जाएंगे। तो इन चीजों को समेटते हुए इस बात को यान होबी ने बड़े वाज़ेह अल्फाजों में कल रेडियो पे कहा है कि दिस इज रेसिज्म, और ये जो सियासतदान करते हैं, ये बात ये करते हैं, ये रेसिस्ट है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत जबरदस्त उनका इंटरव्यू था। मुझे तो इसलिए खुशी होती थी कि ये बातें हम तो पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, तो अब यहाँ के एक वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल वॉइस यूनियन लीडर का सीनियर रहनुमा जो है वो ये बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इससे एक बार डेनमार्क की सियासी जो पार्टीज है उनके वो कहते हैं पैर तले जमीन जो है वो हिल गई है बिल्कुल, कि उन्होंने भी बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यही तरीका होता है ओपिनियन मेकिंग का, कि हम जो पहले 4 साल पहले बात ये करते थे पार्लियामेंट में बैठ के, उस वक्त कहते थे यार क्या बातें कर रहा है। अब यूनियन जो कहते हैं इनकी जो लीडर्स हैं उनके कुछ लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं और हमारे हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी है इस बात पे कि वाकई ये जो सियासतदान जो इस वक्त मेन स्ट्रीम सियासतदान है, सोशल डेमोक्रेट के सियासतदान है, उनमें
आप एक रेसिज्म का पहलू जो है वो बड़ा एक सामने आ चुका है और आप वो देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको उन्हें सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और ये उनको बताना चाहिए कि वी एज अ मुस्लिम्स इन डेनमार्क, वी एज अ माइनॉरिटीज इन डेनमार्क, हम आपको सुन रहे हैं और हम आपके साथ हैं। बड़ी बात है कि बड़ी फोइनिंग है जिसके तकरीबन 12,000 के करीब जो हैं वो उनके मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं। तो ये बड़ी बात है। सोशल डेमोक्रेट का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वो जाहिर बात है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी एक, आप ये कह लें कि उनके लिए तो बहुत बड़ा एक तमाचा है, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। सियासी बात है। हाँ, एक सियासी हवाले से एक मेटाफोर मैं पेश कर रहा हूँ। उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक बात है कि यार अभी यूनियन, जो इनकी जो लेबर यूनियन है उसमें भी ये बातें जो है अब आम हो रही है, कम से कम ये बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि उनका एक मौक़िफ़ वेरी क्लियर है। वो 2001 से 2010-13 तक सोशल डेमोक्रेट पार्टी कितने इलेक्शन हार चुकी, इस वजह से कि विंस्टा जो थी उन्होंने डेनिश पीपल्स पार्टी को साथ मिला के उनकी एक्सट्रीम जो सियासत थी माइनॉरिटीज और मुसलमानों के हवाले से, उन्होंने डेनिश अवाम को अपने साथ लगा लिया। इस वजह से सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो है वो हर वक्त हारती थी। तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो है उन्होंने फिर ये 10-15 साल पहले उन्होंने ये एक सियासी चेंज लाए जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, डेनिश पीपल पार्टी हमारे वोट इसलिए लेती है, वेंस्टा इसलिए जीतती है कि हमारी जो नजरिया या सियासत है मुसलमानों के ऊपर वो नरम है। इसलिए अगर हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमें डेनिश पीपल पार्टी की सियासत को अडॉप्ट करना पड़ेगा माइनॉरिटीज और मुसलमानों के हवाले से। तो जब से उन्होंने ये किया, उन्होंने डेनमार्क का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है, आगे हम मुसलमानों का भी उन्होंने जीना हराम कर दिया। लेकिन डेनिश पीपल्स पार्टी का हाल क्या है? वो तो अपने जख्म चाट रहे हैं। वो अपने जख्म चाट रहे हैं और आप देखें कि लिबरल अलायंस जो है वो कभी उसके 2% भी वोट नहीं होते थे, अब उनकी इस वक्त 10-12% वोट आ रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए भी उनको का नाम लिया जा रहा है। अब आप एक चीज नोट करें, उनका जो मैं समझता हूँ, मैं उसको बड़े क्लोज जानता हूँ, मैं हमारा ऑफिस आमने सामने होता था पार्लियामेंट के अंदर। मैस खोसॉन जो है वो लिबरल एलियांस को छोड़ के अब डेनिश पीपल पार्टी में चले गया। वो उनका कैंपेन चीफ है, कैंपेन जो होती है उसको चलाने का वो हेड है उनके डिपार्टमेंट का। आप नोट करें कि वो कुछ महीने हो गए हैं वो डेनिश पीपल पार्टी के पास चले गए। आप नोट करें डेनिश पीपल पार्टी का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया था, वो फिर ऊपर आ रहा है क्योंकि वो इतनी सख्त गलत और गलीज किस्म की बातें और कैंपेन शुरू कर दी। वो माहिर है इन चीजों, वो स्पिन डॉक्टर है उनका इस मामले में और वो माहिर है। उसने लिबरल अलायंस को 2% से 12 तक ले गया, अब वो डेनिश पीपल पार्टी में चला गया। और आप इन दिनों देखें डेनिश पीपल पार्टी की कैंपेनें जोरों पे चल रही हैं और डेनमार्क में ये पहली बार बात हो रही है कि वो ओपनली री इमिग्रेशन की कैंपेन चला रहे हैं, री इमिग्रेशन की कैंपेन चला रहे हैं। ये बात आम कर रहे हैं कि मुसलमानों को डिपोर्ट किया जाए। पहले तो होता था ना क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया जाए, पहले तो होता था क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया जाए, अब खुलेआम बात कर रहे हैं मुसलमानों को डिपोर्ट किया जाए। तो हालात मुझे तो सियासी तौर पे मुश्किल नजर आ रहे हैं और आते हुए सामने, लेकिन यही है लेकिन कि मुसलमानों को डिपोर्ट किया जाए तो मुसलमान कोपेनहेगन कम्यून में जो गैर मुल्की वोट है या मुसलमानों का वोट है वो 1,20,000 21,000 से ऊपर है। तो इस पे भी वो अब कैंपेन चला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ये कैंपेन चली है कि जिस तरह की डेनिश जो जनरल इलेक्शंस है उसमें आपके पास डेनिश पासपोर्ट होना चाहिए तब आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अब ये कैंपेन उन्होंने अभी आप इत्तेफाक है, आपने अभी बात छेड़ दी है। 3 दिन पहले उन्होंने ये कैंपेन शुरू की है अपनी, जिसका नाम है की अस डेनमार्क छिपे, गिव अस डेनमार्क बैक। और उसमें एक उनका मेन इशू है, पॉइंट ये है कि जिस तरह के जनरल इलेक्शंस में आपको पासपोर्ट, डेनिश पासपोर्ट की जरूरत है वोट कास्ट करने के लिए, इसी तरह कम्यून के इलेक्शन में भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए तब आप कास्ट कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि अब कोपेनहेगन में 1 लाख मुसलमानों का वोट है, फॉरेनर्स का वोट है। वो अगर कास्ट करना शुरू कर दें तो जो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, कम्यून लेवल पे तो इनकी हुकूमत जाती है, उस पे तो हम मुसलमानों का बड़ा एक माइनॉरिटीज का बड़ा एक इन्फ्लुएंस पैदा हो सकता है। वो तो समझ गए हैं। सवाल ये उठता है, मैं ये बात आपसे एज अ इदारे के का चीफ नहीं कर रहा, मैं आपसे
कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन के हवाले से ये बात कर रहा हूं कि सवाल तो ये उठता है कि उनको तो की समझ आ गई है, क्या हमें इस बात की समझ आई है? इस बार अगर हमने सब ने निकल के कोपेनहेगन में और जितनी भी हमारे कम्युनिटी है स्पेशली कोपेनहेगन में वोट कास्ट किया, तो इस बार हम कम्युनिटी की सतह पे हम अपना सिक्का बिठा सकते हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। बस ये है कि वोट कास्ट करना लाजमी है। नहीं, हमें समझ आ गया कि आपका रास्ता कैसे रोकना है। बस फिर देखें अब आगे क्या होता है। हमारे लिए बड़ा एक चांस है, बड़ा एक स्कोप है। अब अल्लाह पाक की जो मर्जी है फिर। लेकिन सिकंदर, पिछले दिनों खबर चल रही थी कि किसी साहबका कोई मिनिस्टर थे या कोई पार्लियामेंट के मेंबर थे या उनके कोई डायरेक्टर थे, तो उनके टेलीफोन से कोई गलत किस्म का मवाद जो है वो बाहर निकला है। ये बात सही है। ये कल की बात है कि परसों की बात है कि एक अभी नाम जो है वो नहीं लिया जा रहा। हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, सबको जो पार्लियामेंट के हवाले से जिनका उठना बैठना है वहां पे सबको ही पता है। लेकिन डेनिश कानून के तहत आप ये नाम नहीं ले सकते उनका, जिससे डेनिश में कहते हैं नाउन फोबू है। बड़ी शॉकिंग बात है। वैसे तो जो मिनिस्टर पहले रह चुके होते हैं उन पे गायब गायब कोई ना कोई हिस्ट्री में देखा जाए तो केस बनते रहते हैं, या कोई फ्रॉड के या किसी चीज के। लेकिन ये जो केस कल परसों सामने आया है, इसने पार्लियामेंट की दीवारों को हिला दिया है। पार्लियामेंट के एक एक सियासतदान को हिला दिया है, डेनमार्क के इशराफिया को हिला दिया है, डेनमार्क के एस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया है। कि सामने आया है परसों के, अभी नाम नहीं बताया जा रहा और मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि गैर कानूनी है बात करनी है। लेकिन ये आया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसके हवाले से बहुत सारा मटेरियल उनके कंप्यूटर पे मिला है। पुलिस ने की रेड की उनके घर पे और अब उनको एनक्लेयर किया गया है इस हवाले से। और एक जो डॉल होती है, मतलब जो उन्होंने एक डॉल होती है जो इलीगल डॉल होती है, जो बच्चों मतलब बच्चे की शेप होती है उस डॉल की, तो वो भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाती है। वो डॉल भी बरामद हुई है उनके पास से। और बहुत सारा मवाद जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से उनके घर से मवाद जो है वो मिला है और मटेरियल मिला है। तो अब केस चलेगा और जब उनको सजा होगी तो फिर अगर हुई ये तो फिर आगे आगे अब कोर्ट के ऊपर है कि लेकिन अभी आजकल ये खबरें बड़ी गर्म है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बनती जा रही हैं। अब जो ये जो कियोस्कों वगैरह में जो लोग काम करते हैं या जिनकी ये दुकानें हैं या जिनका कारोबार है, उन पर भी छापे मारे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि अभी पिछले दिनों वो अखबार में आया हुआ था कि अब मुझे याद नहीं है कि वो कितनी कियोस्कें थी जिन पे छापा मारा गया है। उसमें 90% या 95% कियोस्क थी उनमें कोई ना कोई इलीगल जो है वो बरामद हुई है, या इलीगल मतलब या आउटगिफ्ट नहीं उन्होंने दी हुई, या उनमें कोई ऐसा बंदा काम कर रहा है जिसको जो काम करने का जिसको इजाजत नहीं है, यानी कि सोशल कोई ले रहा है साथ, या उसमें मतलब इस किस्म की। तो उसमें फिर जाहिर बात है जब ऐसी चीजें निकलेंगी तो फिर यहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने तो फिर इसका प्रोपेगेंडा करना है। और मिनिस्टर बड़े ज्यादातर ये डेनिश पीपल्स पार्टी इसको उठा लेती है। वो भी उठाती है, लेकिन हमारी जो टैक्स मिनिस्टर है खासकर स्टॉकलोन, जो कि एक बड़े सख्त नजरिए रखते हैं हम माइनॉरिटीज के हवाले से, उन्होंने वो मिनिस्टर हैं और इस डिपार्टमेंट को वो चलाते हैं, इनकी मिनिस्ट्री के अंडर है। उन्होंने बड़े भरपूर इस पे बयान दिए हैं अखबार में कि उनका ऑफ कोर्स हमने छापा मारा है तो गलत चीजें निकली हैं। तो ये है कि हमें भी अपना वो जरा इस चीज को देखना चाहिए कि कानून को के दायरे में रहते हुए अपने कारोबार करें। लेकिन आप ये भी देखें कि मैं आपको और बात बताऊं, जब आप एज ए हुकूमत उन ब्रांचेस को, उन कारोबार को टारगेट करेंगे जो मुसलमानों के होंगे, तो फिर जब स्टैटिस्टिका बनेगी तो जाहिर बात है फिर उन्हीं की गलतियां निकलेंगी। यही अगर आप अपने 90% जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो जो एथनिक डेनिश की कारोबार है उन पे लगाएं,
तो जब साल खत्म होगा आप कहेंगे लो भाई बताओ क्या इसका हिसाब किताब, तो फिर गलतियां उधर से निकलेंगी। इसी तरह जब वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ज्यादा क्रिमिनल है, तो जाहिर बात है जब पुलिस का फोकस ही सारा इन पे है, अब ट्रैफिक में जा रही है उसमें 10 गाड़ियां हैं, जो भी फॉरनर वाली गाड़ी होगी उसको रोकेंगे, तो जाहिर बात है उसी से चीजें फिर बरामद होगी जो होंगी। यही अगर आप फोकस गोरों में रखें तो उनसे भी निकलेंगी। तो ये भी एक चीज होती है ना कि हुकूमत किस चीज को टारगेट कर रही है, किन चीजों पे अपना रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। मैं दावे से बात करता हूँ, आप न्यूजीलैंड जाके यही आप टैक्स वाले जो है स्कैरी इम्यूनिटी वो करें इनके कारोबारों में, तो इनके भी निकलेंगे। लेकिन करते ही जब वो मुसलमानों पे है तो वे गलतियां यहाँ से निकलनी है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर डैनिश पीपल्स पार्टी को तो बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अब वो दिन गुजर गए हैं जहां पे आप डेनिश पीपल पार्टी का नाम लेते हैं। अब हमें जो हमारी सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उसको भी फायदा होता है। ये सारी अब इनकी जो हमारे हवाले से जो पॉलिसीज है वो लेकिन स्ट्रिक्ट है। पहले तो कहते थे कि सोशल डेमोक्रेट से जो निकलता है एसएफ में चला जाता है, एसएफ से जो निकलता है वो जो है वो रेडिकल में इन सिस्टम में चले जाते हैं, तो ये वोट्स आपस में ही घूमते रहते हैं। और इसी तरह जो डैनिश पीपल्स पार्टी से निकलते हैं वो इन्हीं पार्टियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। सही बात है, ये तो बिल्कुल अब सही। सोचने वाली बात है कि अगर गैर मुल्कियों का इतना वोट है, वो अपनी स्टेट के साथ लायल है, अपने मुल्क के साथ लायल है, अपने मुल्क के कानून के साथ आइन के साथ लायल है, तो उन लोगों को भी तो जमहूरी हक लेने के लिए बाहर निकलना चाहिए, ना कि अपनी वोट जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया। देखें ये हमारी, ये हमें समझने की बड़ी जरूरत है कि अब सजदे करने दुआएं करने का तो टाइम है ही है, लेकिन अब मैदान में निकलने का भी टाइम है। अब आप अपना वोट कास्ट करें जनाब। आप डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, लेकिन ये है कि आपकी, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, टके की इज्जत नहीं है जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं। हमारे वालिदैन ने 50 साल यहाँ लगा के फैक्ट्रियों में टैक्सियां क्लीनिंग जॉब्स कर करके इस मुल्क को बनाया। उनको कहीं भी सराहा नहीं जाता, उनको कहीं भी उनका नाम नहीं लिया जाता। जब ये अब हिस्ट्री लिखी जा रही है, पिछले 50 ईयर की लिखी जा रही है, कहाँ पे उनका जिक्र है, कहाँ पे उनको थैंक यू बोला गया है, कहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया है कि आपने हमारे इस मुल्क को बनाया है। हमारे बच्चे इस वक्त, हमारी बच्चियां इस वक्त फ्लाई संभाल रही हैं, नर्सेस के तौर पे हॉस्पिटल संभाल रही है। अब फियाख्यास को अभी जब पेंशन पे जा रही है, उसको कौन संभालेगा? फ्लाई पे फियाख्यास को कौन संभालेगा? फातिमा ही संभालेगी, आयशा संभालेगी, मोहम्मद संभालेगा। तो मैं समझता हूं कि आप अपने ताकत को, पोजीशन को समझें। आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतनी पोजीशन है, आप अपनी जो अथॉरिटी है अपने पास लें। आपके जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर आगे कैसे होना है, उसके ऊपर आप किसी गैर लोगों पे मत छोड़ें कि वो आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएं। खुद बनाएं अपने बच्चों का फ्यूचर। वो तभी बन सकता है जब आप अपना इन्फ्लुएंस पैदा करें। बस इतनी ही बात है। लेकिन समझने वाली सिकंदर बात। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर भी अमी में से लोग उठ जाते हैं, वो कहते हैं जमहूरी मुल्क में वोट देना आराम है। देखिए, कुछ ऐसे हमारे वो बेवकूफ से दोस्त भी हैं, मैं मानता हूं। अब मेरा पिछला जो इलेक्शन था उसमें कुछ ऐसी हमारी यहाँ हिज़्ब तहरीर वाले तंजीमें हैं, उन्होंने बंदे छोड़े हुए थे कि मैं जहां मेरी कहीं डिबेट होती थी वहां वो बैठते थे और मेरे ऊपर वो सवाल यही करते थे। वो ऐसे हमारे भी नादान दोस्त हैं जो इन चीजों को नहीं समझते। कुछ ऐसे भी हैं जो दानिस्ता इन चीजों को करते हैं, जिसे हम मीर जाफर और मीर सादक के हवाले से अपनी एक हिस्ट्री में जानते हैं। तो इसके बावजूद जनाब चेयरमैन साहब, इसके बावजूद जो है हमें अपनी पोजीशन को और ताकत को समझना है। और समझ हम तभी सकते हैं जब हम इस बात को आम करें कि हमारी इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए बहुत ताकत है। बस हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आपने वोट कास्ट करना है। अब फ्री कौन है, इस बार कम्युनिटी इलेक्शंस में आ रही है। मैं ये नहीं कहता अब हमें वोट दें, मैं कहता हूं आप वोट कास्ट करें। हमें देंगे तो बड़ी खुशी होगी हमें, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप वोट कास्ट करें। सिकंदर, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जमात की क्या प्लानिंग है, और आपने फोकस जो है वो कोपेनहेगन कम्यून को करना है या सारी कम्यूनों को करना है या पूरे मुल्क को करना है? देखिए, हमारी अप्रैल में अभी जो मुकम्मल होगी लिस्ट, हमारी सालाना मीटिंग होगी, उसमें ये मुकम्मल होगी, मतलब लिस्ट मुकम्मल, मतलब ऑफिशियल होगी।
हम मैं इतना बताता चलूं कि हम सिर्फ कोपेनहेगन में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इस पे मैं मजीद अभी और एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हम इतना मैं बता सकता हूँ, हम बड़ी कम्यून्स हैं उनमें सब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जाहिर बात है कोपेनहेगन में यहाँ पे क्योंकि ये कैपिटल सिटी है तो इसमें फोकस हमारा है, और जो सर्वेज आ रही हैं वो बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे चांसेस भी हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये चांसेस इसी तभी है कि उस दिन लोग निकलें। तो जनाब चेयरमैन साहब, आपको भी आपकी भी ये बड़ी ड्यूटी है कि आप एज अ कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, कम्युनिटी के आप चेयरमैन हैं, उस हवाले से आप अपनी जितने भी आपके अंडर जमातें हैं, समाजी सियासी जमातें हैं, उनमें भी आप ये उनसे भी कहें और उनके साथ भी ये बात करें। आप अपनी जो अगली मीटिंग होगी उसको इस बात को एजेंडे में लाएं कि वोट कास्ट करना है, जमहूरियत में हिस्सा लेना है, ये अव्वल चीज है यहाँ पे अगर आपने रहना है। सिकंदर, ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप पिछले 4 साल से कम्यून के इलेक्शन को आपने जो है वो फोकस किया हुआ है, और हमारे ना लोग भी आएंगे और आखिरी 2 महीने में आएंगे, फिर कोई मामा चाचा ताया ये एम्ब्रॉयडरी सिस्टम को भी डेफिनेट थोड़ा बहुत जो है इस्तेमाल करेंगे। तो अभी से लोग क्यों नहीं सामने आ रहे? वो क्योंकि उनको पता है कि हमने जाना है राजा साहब के पास, 1 महीना जब रह जाएगा इलेक्शन का तो वहां जाएंगे, तो वहां पे वही मामा चाचा ताया वाला सिस्टम जो है करके हमने फिर वोट लेके फिर बन जाना है। यही बात है ना, वो हमारी तो अब क्योंकि यहाँ पे लेकिन उस सिकंदर, उस बनने का क्या फायदा? वो तो टाइटल तब मिल जाएगा, जिस तरह कहते हैं अपनी जबान में कि पर्सनालिटी तो आप क्लैश में जो आपका नाम आ जाएगा, लेकिन उस कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, उस नेशन को क्या फायदा होगा? जीरो फायदा जी, जीरो फायदा। आप देखें कि आप मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ कि चले इस बात को भी छोड़े, फिर लोग कहेंगे कि भाई वो दिल आजारी होगी। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आप आज हमने इसलिए मैं देखा, जिस तरह अम्बेसी में देखा, आपके साथ जो रेडिकेल के साबका पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो आपके साथ खड़े थे, राजगान वेलफेयर हिट सोसाइटी के चेयरमैन खड़े थे, इसी तरह यूथ के लोग भी आपके साथ खड़े थे। वहाँ प्यार और मोहब्बत था। वहाँ कोई जो, मैं तो कहूँगा पीटीआई के जो स्पोक्समैन है वो आपके साथ खड़े थे। तो सारी चीज़ें ये कोई इसमें कोई नापी जाती हैं? 23 मार्च को कोई सियासत तो नहीं होती, एक नहीं, पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होती है, दावत आम थी, हर बंदे के लिए दावत थी। लेकिन ये चीज़ें हम जो है इस्तेमाल करते हैं बाद में, आपको, मुझको, दूसरे को, तीसरे को नेगेटिव करने के लिए। जब हम कहते हैं आप वोट दें, ये कितना मुश्किल काम है। हम कहते हैं किसी भी पार्टी के मेंबर बन जाएं, किसी भी जमात को आप वोट दें, लेकिन कम से कम वोट तो दें। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और आज देखें कि वहां पे बड़ा एक खूबसूरत माहौल था। अक्सर पार्टीज पे और समाजी और सियासी जो तंजीमें हैं वो वहां पे थी, ऐसे ही होना चाहिए। बहरहाल देखें, मैं आपको राजा साहब एक वेरी क्लियर बात करूंगा, ये बरादरी सिस्टम और ये मामा चाचा ताया सिस्टम जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो आप एज अ कम्युनिटी खत्म हो जाएंगे, आपकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त यूरोप के हालात और जो डेनमार्क के सियासी हालात हैं, इंटरनल हालात हैं, स्पेशली हमारे हवाले से, वो बहुत मुश्किल हो रहे हैं और आगे बहुत होंगे। अब नई पार्टी आई है पवन बरादरी स्पिची। सिस्टम रखे, लेकिन वोटों में तो ना रखे ना। वोटों में देखें नहीं, इसका क्या असूल है। देखें, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जिंदगी मौत का सवाल होता है, तो उसमें आप बरादरी देखते हैं या आप ये देखते हैं कि मेरा इलाज बेहतर कौन करेगा? मेरा इलाज बेहतर हो सकता है। ठीक है ना, ये भी आपकी जिंदगी मौत का सवाल है, ये भी आपके बच्चों के सिकंदर, आप फ्यूचर। एज ए सियासतदान मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग हमसे भी पूछते हैं, हम इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, क्या तरीका अपनाया जाए कि लोग वोट देने के लिए बाहर निकले, किसी भी जमात के बंदे को वोट दें? जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर शाही बच्चों को बाल उपर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। जनाब चेयरमैन साहब, आप डॉक्टर इलामा इकबाल का नूरे बसीरत जो है ना उसको आम करने की ज़रूरत है, और हमारे कम्युनिटी में हमारे बच्चों में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। टिकटॉक भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है और फोटो भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके आगे भी एक ज़िंदगी है, एक दुनिया है जिसको आपने चलाना है। तो मैं यही समझता हूँ
कि हमें एज अ कम्युनिटी, हमें एज अ माँ बाप, हमें एज अ यंगस्टर जो है इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो हमें इन्होंने इसमें वो क्या उसे कहते हैं, इसके अंदर उलझा दिया है, बस यही मटेरियलिज्म और खाने अच्छे खाओ, कपड़े अच्छे पहनो, टिकटॉक पे वीडियो सही बने, ये जो हमें इन चीज़ों में इन्होंने उलझा दिया ना, और जो असल मिशन है, जो असल एक आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, उससे हमें हटा दिया है। उस तरफ हमें दोबारा अपने बच्चों को, कम्युनिटी को लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया ना रखें, दुनिया ना देखें। मैं खुद बड़ा दुनियादार आदमी हूँ, लेकिन एक बैलेंस रखें। आप यकीन कर लें, आप सारे भी डॉक्टर बन जाए ना, अगर आप सियासत में नहीं हैं और अगर आप वोट कास्ट नहीं करते, तो आप ज़ीरो है, ज़ीरो। आप डीएमसी के प्रोग्राम में थे, जो आपका उनका मंशूर आपने सुना, तो क्या इसमें कोई दम है? मैं कहता हूँ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दम है तो डीएमसी में दम है। हमारी और भी बड़ी प्यारी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन है। मैं देखे इम्तियाज सीवियर साहब को बहुत सालों से जानता हूँ। मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि वो हमारे कम्युनिटी का एक हीरा है। इम्तियाज सीवियर साहब हमारी कम्युनिटी का एक हीरा है। बहुत ही मुखलिस इंसान है, बहुत ही गॉड फियरिंग इंसान है, आजिज इंसान है। बहुत ही मिटे हुए इंसान है। और मैंने उनको बड़ा आजमाया हुआ है बहुत बार जिंदगी में। मैं कहता हूं कि बहुत ही, मतलब जितनी मैं तारीफ करूं उनकी कम है। निहायत अच्छे इंसान है वो। और उनकी उनकी आवाज पे लोगों ने उस दिन लब्बैक कही, और 1.8 मिलियन क्रोन जो है उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर इकट्ठा किया। मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है, गवाही है उनकी करैक्टर की, कि फिर दुनिया ने दिया। और मैं समझता हूं कि उनका एक नजरिया है, ठीक है वो सियासी पार्टी शायद कम, और एक समाजी और एक रिलीजियस उनका एक है एक तरीका, लेकिन इसी से ही आपको आपकी नस्लें बनती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरा पूरा तावन है उनके साथ, पूरा, बिल्कुल। इतना सा भी वो हवा नहीं है कि भाई कि गुजरती बीच में, कि भाई मेरा पूरा तावन उनके साथ। और मैं सारी कम्युनिटी को यही कहूंगा कि उनके साथ पूरा तावन करें। ये जो सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो वहां पे बच्चों की क्लासेस, एजुकेशन के हवाले से, कल्चरल के हवाले से उनका बहुत बड़ा अच्छा। अच्छा फिक्रा था कि हम डैनिश कानून के मुताबिक सारे काम करेंगे। नहीं नहीं, उनका बेहतरीन है। मतलब मैं जितनी उनकी तारीफ करूं, उनकी टीम की तारीफ करूं, वो कम है। मैं तो बल्कि मैं तो बहरहाल ये अल्लाह बात कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, और आप सब भी लेकिन उनके साथ। आपकी बहुत सारी, देखें ना, आपने सियासत भी करनी है और आप दूसरी सियासी जमातों के साथ आपके ताल्लुकात भी होते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि आप इन्हीं सिस्टम के बंदे तोड़ रहे हैं, इसी तरह कुछ और खबरें आती हैं, डैनिश दूसरी सियासी जमातें हैं उनके बंदे आप तोड़ रहे हैं, आपके पास बंदे आ रहे हैं, तो ये खिचड़ी पक रही है। तो फिर आपके लिए तो ये, आपको तो मैदान में नहीं रखेंगे। देखें चेयरमैन साहब, सियासत में तोड़ जोड़ तो फिर चलता रहता है। इतनी बात करूंगा। मुझसे किसी ने पूछा था कि सिकंदर साहब किसी और जमात के साथ इताअत करेंगे, तो मैंने कहा इलेक्शन में बेशुमार इताअत होते हैं, जहां तक मुझे पता है वो तो सिकंदर ही जवाब दे सकते हैं। और सिकंदर यकीनन इस बात का जवाब देगा एक बार जब वक्त आएगा इस बात पे का। आखिर में आप क्या पैगाम हम देना चाहेंगे सामाइन नाजरीन को, डैनिश में क्या कहना चाहते हैं? Det jeg vil sige, det er, at danske pakistanere som mig, som er født i Danmark, hvis første land er Danmark, vi har rødder i Pakistan, og i dag er den 23. marts, og det er en meget særlig dag for Pakistan, fordi i 1940, der vedtog man i Pakistan, i Lahore, Qaraardad Pakistan, at man vil have en separat stat, at man vil løsrive sig og fra det britiske styre, og man vil kæmpe en frihedskamp, en demokratisk frihedskamp, for at skabe en stat, navnet Pakistan. Og derfor er det her en dag, man fejrer. Og som pakistaner med danskere med pakistanske rødder, der er det her en dag, en vigtig dag. En dag med en masse historie, en dag med en masse tradition, en dag, som jeg mener, at vi skal give videre til vores børn og vores børnebørn. Det forsøger vi at gøre herhjemme, det håber jeg også, I vil gøre herhjemme. Alle, der lytter med, må I have en rigtig, rigtig glædelig 23. marts.
Tak. राजा साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। सिकंदर, आपको आखिर में चंद नात के इशार सुनाते हैं, उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। शुक्रिया जनाब। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समाअतों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे, कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे। उम्मीद है आसी को सरकार निभाओगे। सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।